अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाजात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी गंभीर है। एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, पनामा केस की वजह से हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो भी इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। अभी तक के जो 11 माह के नंबर्स हैं, जुलाई टू मई 2016-17, उसमें अगर आप देखें स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के नंबर, तो 18.5 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें मई के महीने में 10% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। तजारती खसारा 42% बढ़ा है 11 माह के अंदर। 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान का तजारती खसारा है। इसके अलावा फिस्कल 15 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 2.7 बिलियन डॉलर था व्यूअर्स। उसके बाद फिस्कल 16 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 4.8 बिलियन डॉलर था। और इस माली साल में जुलाई टू मई के जो अवेलेबल नंबर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, वो 10.6 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। यानी पिछले साल के मुकाबले में 2.5 गुना ज्यादा पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो रिजर्व्स की सूरत हाल है वो भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान के रिजर्व्स 18.9 बिलियन डॉलर से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के टोटल लिक्विड रिजर्व्स 24 अरब डॉलर थे, जिसमें कमी 3 अरब डॉलर की हुई है। और 23 जून 2017 तक ये रिजर्व जो हैं वो 21.3 अरब डॉलर रह चुके हैं। तो एक्सपोर्ट्स गिरी, रेमिटेंसेस जो हैं वो गिर रहे हैं। इसके अलावा तजारती खसारा बढ़ रहा है, रिजर्व्स पाकिस्तान के गिर रहे हैं, स्टॉक मार्केट 6000 पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में अचानक हमने देखा कि एक बैंक ने 100 मिलियन डॉलर इंटरबैंक से खरीदे। तो र्यूमर ये पैदा हुई सिस्टम के अंदर कि यहाँ पर रुपया जो है वो मजीद वीक हो सकता है। र्यूमर्स चल रही थी कि ये शायद 110, 112 और 114 तक जा सकता है। इसहाक डार साहब ने, वजीर खजाना है पाकिस्तान के, उन्होंने आज कहा कि मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि डॉलर जो है वो क्यों महंगा हुआ है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव राब्तों के फुकदान से आया। कल उन्होंने ये कहा था कि इसमें कुछ लोग, कुछ बैंक्स, कुछ इदारे जो हैं वो मुलव्वस हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान में ऐसा अचानक क्यों होता है? कि आया ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है कि पनामा केस में वजीर आजम पाकिस्तान जवाबदेह हैं JIT के सामने। 2 जजेस ने उनके खिलाफ फैसला दिया और अब 10 जुलाई को फाइनली JIT रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। तो इस हवाले से मुबैना तौर पर बात की जा रही है कि वजीर आजम साहब कन्विक्ट हो सकते हैं। तो आया ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है या कमजोर मईशत की वजह से है? इस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान आएगा, इंपोर्ट्स महंगी होगी। 78 अरब डॉलर की पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट है, तो आप इसको ज़रब दे दें 3 से, तो पाकिस्तान की तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए का कर्जा मजीद बढ़ जाएगा। यानी वही 78 अरब डॉलर अदा करने के लिए पाकिस्तान को 250 से 300 अरब रुपए मजीद रेज करने पड़ेंगे। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला। अनीस मजीद साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और इसके अलावा कुछ और इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मलिक साहब, ये क्या हो गया पाकिस्तान में अचानक कि डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, रुपया गिर रहा है, यहाँ पर हलचल मच रही है। तो मुल्क के वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती, बैंक इसलिए ख़रीद रहा है कि उनका व्यू है कि आगे चल के पाकिस्तान की मईशत मज़ीद वीक होगी, रुपया मज़ीद जो है वो सस्ता हो जाएगा। ये अचानक क्या हो रहा है सर? नहीं, ये तो स्पेकुलेशन हुई है और प्लानिंग से हुई है। और मैं समझता हूँ जैसे कि आप साग डार साहब ने कहा है कि कोई वजह नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना है, पूरे मुल्क को चला रहा है, उसको नहीं पता और बैंकों को पता चल गया। तो उन्होंने एक बड़े बैंक ने 100 मिलियन डॉलर सुबह सुबह आकर खरीद लिए 105 की रेंज में, और साथ ये रूमर भी फैला दी कि रुपया डिवैल्यू करने वाली है। और उसकी देखा देखी तमाम बैंकों ने बैंक शुरू कर दी बिला वजह, कोई उनके पास आर्डर नहीं थे। इसकी अब इंक्वायरी होगी। डार साहब ने कहा है, स्टेट बैंक को कहा है कि आप इंक्वायरी करके इसको चेक करें तो उन्होंने इतने डॉलर क्यों खरीदे। नहीं, तो जब अगर इसहाक डार साहब को कोई वजह नजर नहीं आ रही
तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करें और चेक करें? कल वो कह रहे थे कि कुछ लोग मुलव्विस हैं, कुछ बैंक्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, आज कह रहे हैं कोई वजह नजर नहीं आती। वो तो ये डॉलर बढ़ने की, उन्होंने कहा डॉलर बढ़ने की कोई वजह नहीं थी, और बैंकों ने अगर $100 मिलियन एक बैंक ने खरीदा है तो उसकी वजह बताएगा ना कि मैंने क्यों खरीदा। उसको तो पावर नहीं है खरीदने की, बगैर ऑर्डर के आप नहीं खरीद सकते। कोई एलसी खुली है बहुत बड़ी, कोई किसी की डिमांड आई है, कोई स्टेट बैंक ने उससे मांगा है, हुकूमत ने मांगा है, फिर तो एक समझ आती है। और ना उसके पास एलसी खुली है, ना किसी ने डिमांड की है, फिर उसने डॉलर खरीदे क्यों? तो उसके लिए तो एक्शन होता है, उसकी तो उसने वैल्यूएशन की है, रूल रेगुलेशन की, पाकिस्तान की मैशत को दांव पे लगाया। और सुनने में तो ये भी है कि एक किसी बड़े एक्सपोर्टर को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी गेम की गई है। तो ये तो इंक्वायरी में ही पता चलेगा ना, जब तक इंक्वायरी स्टेट बैंक एक्शन लेगा। तो स्टेट बैंक क्योंकि मॉनिटर करता है, इंडिपेंडेंट अदारा है, और स्टेट बैंक अगर को ब्रीफ नहीं कर सकते और उन्होंने बिला वजह स्पेकुलेशन करने के लिए अगर खरीदे तो उनको बहुत बड़ी पेनल्टी। तो आप समझते हैं कि ये स्पेकुलेशन हुई है, इसमें मईशत हमारी स्ट्रांग है, कोई और वजह नहीं है? बिल्कुल हमारी मईशत देखो ना, आप 98 में पाकिस्तान के साथ सिर्फ $500 मिलियन थे, और अल्लाह का शुक्र आज हमारे साथ 21,000 मिलियन है। तो कहाँ से हम कमज़ोर हो गए? रातों रात में 2 घंटों में तो कमज़ोर कोई नहीं होता मुल्क। और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो ज़रूर कर रही है, और पाकिस्तान की नहीं कर रही। चाइना जैसा कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा, वो उसका ट्रेड गैप आया इस दफ़ा। पूरी दुनिया क्राइसिस में है, उसकी क्राइसिस की वजह क्या है? आखिर पूरी दुनिया में रिसेशन क्यों आ गया? इकोनॉमिक जो वीकनेसेस हैं जो हमें नजर आ रही हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि आप देखें करंट अकाउंट $10.5 अरब का है सर। पिछले 2 साल में 2.5 गुना ज्यादा करंट अकाउंट बढ़ गया है। $30 अरब का आपका ट्रेड इम्बैलेंस है। इसके अलावा रिजर्व $3 अरब गिर गए हैं। स्टॉक मार्केट 6000 पॉइंट गिर रही है, विच मींस कि ये जितने ट्रेडर, जितने एनालिस्ट, जितने इन्वेस्टर्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। इसी वजह से रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है। सर इस पर मैं बात करता हूँ। अनीस साहब, हाउ डू यू सी दिस? आप समझते हैं कि इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं एक्सपोर्ट फ्रंट पर, एक्सटर्नल अकाउंट फ्रंट पर, लोकल मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर जो अचानक जो है ये तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आप करेंसी अगर US डॉलर देखें, जो आप पिछले अगर रिकॉर्ड देखें तो हर साल तकरीबन 4 से 5% जो है उसमें इजाफा हो जाता है। इसकी बेसिक वजह जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी है वो इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अगर हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है तो फिर हमारी करेंसी की जो है हम इसको अच्छी वैल्यू उसकी हो सकती है, अदरवाइज़ वो डी वैल्यू होती जाएगी। और ये ग्रेजुअली अब इन्होंने ये 2 साल से तकरीबन 1 साल से ये रेटों को उन्होंने स्टेट बैंक ने मेंटेन किया हुआ है तकरीबन उसी से। अब जब रेट मेंटेन होता है तो यहाँ पे लोकल प्राइसेस भी काफ़ी मेंटेन हो जाती हैं, और ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। जब एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई तो हमें प्राइस अच्छे मिलेंगे, हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। एक व्यू ये भी होता है, मगर मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डी वैल्यू करते हैं तो फिर वो जो कमोडिटी जिसको एक्सपोर्ट करना है उसकी जो आपकी परचेजिंग है वही महंगी हो जाती है, तो आप उसको एक्सपोर्ट में फिर कम्पीट नहीं कर पाते। एक्सपोर्ट को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होता। अगर शॉर्ट टर्म में अगर ये जो 3.5-4 रुपया का फर्क जो पड़ा है, जो डॉलर महंगा हुआ है रुपए के मुकाबले में, इससे जो दालें हैं, जो मिसाला जात हैं, दूसरी तमाम कमोडिटीज हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, अमेरिका से, वो किस तरह महंगी होती हैं? आम बंदा उससे किस तरह मुतासर हो? देखिए, आप इसको स्ट्रेट इस तरह समझ सकते हैं कि कोई अगर एक लैंडेड कॉस्ट किसी आइटम की 100 रुपए की आपकी होती है और वो $1 की खरीदी जाती है, तो उसको अगर आपकी डॉलर में 3, 4 या 5 रुपए का इजाफा हो जाता है तो उतना ही इजाफा आपकी उस लैंडेड कॉस्ट में हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जो चीज़ 100 रुपए की किलो है वो आपकी 105 रुपए की किलो स्ट्रेट हो जाएगी, और उस पर इसके जो अखराजात होंगे, जो टैक्सेस इस पर इजाफा होगा या जो चीज़ें होंगी वो मजीद होंगी 1-8% और भी। मिसाल के तौर पर दाल चना अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो अगर उस वक्त डॉलर जो है वो 102 रुपए या 103 रुपए का था, $4 जो है वो मजीद महंगा हो गया, तो फिर आपको वही दाल चना जो है वो 106 या $160 का पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में वो जब इंपोर्ट होगी तो दाल चने की कीमत जो है वो 100 रुपए से बढ़ के 105 और 110 रुपए होलसेल हो जाए। अगर 100 रुपए के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएं तो जितने डॉलर पे रुपया बढ़ेगा ना, अगर 5 रुपए बढ़े तो 5 रुपए का इजाफा हो जाएगा, 4 रुपए बढ़े तो 4 रुपए का इजाफा हो जाएगा, और इसी तरह हर आइटम पे आपका इजाफा हो जाएगा। और जो भी महंगाई ऑब्वियसली बढ़ती है अगर डॉलर डिवैल्यू होता है तो इसका मतलब है कि एक तरफ तो महंगाई की हिट आ रही है और दूसरी तरफ जो हमारे कर्जे हैं $78 बिलियन, मलिक साहब,
पाकिस्तान का एक्सटर्नल जो है वो हमारा डेट है, तो 78 अरब डॉलर को आप 3.5-4 से ज़रब दे दें तो आपको 250-300 अरब रुपया मजीद चाहिए उसी कर्जे को देने। और मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगा कि ये जो कर्जे लिए हुए हैं वो 105 पे भी नहीं लिए, वो तो और भी कम पे लिए। वो कर्जे बढ़ते बढ़ते इतने हो जाते, जितने अरब आपके कर्जा है और 1 रुपया अगर डॉलर पे पड़ा उतना अरब आपका बढ़ गया कर्जा। तो इसी तरह, और ये 105 पे भी नहीं, ये तो कई 60-70 रुपए जब डॉलर था उस वक्त से कर्जे चले आ रहे हैं, वो इतना पैसा इजाफा हो गया। सर देखिए, सीपैक नो डाउट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे होना चाहिए। ये जो रिजर्व्स गिर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और इसके अलावा जो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, वो सारी सिर्फ सीपैक की मशीनरी की वजह से नहीं है। हमने लग्जरियस आइटम पर पाबंदी लगाई, उसके रेट भी बढ़ाए इसलिए कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो, लेकिन उसके बावजूद बढ़ रही हैं। उसका रिजल्ट तो कुछ देखो जब आज। और सर ये ऐसी सूरत हाल में है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है वो तारीखी लो तरीन सतह पर है, और इसके अलावा पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो भी कम है। देखो ऑयल प्राइसेस का जो असर है पूरी दुनिया में है। अब यूरोप की पाकिस्तान के ऑर्डर क्यों कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट क्यों कम हो रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इसलिए भी फायदा है कि ऑयल प्राइसेस कम है, लेकिन सूरत-ए-हाल खराब है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम होने की आप बेसिक वजह क्या है कि पाकिस्तान की नहीं एक्सपोर्ट कम हुई, पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट इतने % कम है जितनी पाकिस्तान की हो रही है। क्योंकि पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें, जो यूरोप है और मगर अमेरिका है, वो इस वक्त जो उसकी क्रूड ऑयल की कंपनी है वो डिफॉल्ट कर चुकी है। बैंकों ने उन्हें लोन देना बंद कर दिया, उनकी रेपुटेशन इतनी बैड हो चुकी है क्योंकि उनकी जो कास्ट है तेल निकालने की वो बढ़ चुकी है और ऑयल की कीमत उससे कम है। सर इस पे मजीद बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक से आने के बाद इस इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू पर हम बात करेंगे कि ठीक है पैनामा का केस चल रहा है, वहाँ पर मुल्क के वज़ीर आज़म जवाब दे हैं, जवाब देना भी चाहिए और इदारों के सामने उन्होंने सर झुकाया है, लेकिन दूसरी जानिब जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है, तो अवाम इसकी कॉस्ट पे कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में किसको ज़्यादा फिक्र है अवाम की, और अवाम इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट क्यों अदा करे? क्या ज़रूरी नहीं था कि हम बेहतर तौर पर इन तमाम सूरत हाल पर प्रीएम्प्ट इसको करते और फोकस करते और अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त? पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से तो मौजूदा सूरत हाल में करेंसी का वीक होना पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि 109 रुपया क्रॉस हुआ है $1 के अगेंस्ट। तो 109 रुपये अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हम अगर पे करेगा एक इम्पोर्टर, तो उससे महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को आया इसका कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं, और अचानक ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में। और आज की सूरत हाल ये है जो अभी मलिक साहब बता रहे थे कि इंटर बैंक में 105 रुपये 90 पैसे पे आ गया डॉलर, लेकिन ओपन मार्केट में अभी भी 106 से 107 रुपये के लगभग है। तो अचानक ऐसे जोल्ट जो है, ऐसे जो अप एंड डाउन है वो क्यों होते हैं करेंसी मार्केट में, इस वाले से बात करेंगे। अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं FBR के। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वेलकम जी। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? ये करेंसी में जो अप एंड डाउन अचानक आया है, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि रूमर्स जो मार्केट में हैं वो ये कि एक बैंक ने $100 मिलियन जो है वो मार्केट से उठा लिया और उसकी वजह से भेड़ चाल चल पड़ी और सबने समझा कि वाकई करेंसी डी वैल्यू होने वाली है। तो आप समझते हैं इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन, या इकोनॉमिक सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है कि एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, रिजर्व्स भी गिर रहे हैं और इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी गिर रही है? जी थैंक यू। देखिए बात ये है कि ये जो इशू होता है ना, ये होता है सप्लाई एंड डिमांड का, करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड। तो अब जब आपके पास एक चीज जो है वो कम हो गई है और आप उसकी डिमांड आपके पास है और ज्यादा है, तो आप जाओगे उसको खरीदने, तो फिर वो चीज आपको महंगी मिलेगी, और अगर वो चीज अवेलेबल ज्यादा होगी तो आपकी डिमांड कम होगी, तो फिर वो आपको सस्ती मिल जाएगी। तो इसी बेसिस के ऊपर अभी जो हमारा एक्चुअल इशू है ना, वो ये है कि अब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और बढ़ रहा है, जिसमें कि एक तरफ इंपोर्ट्स का इजाफा है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स की डिक्लाइन है। तो फिर आपकी जो कैश फॉरेन करेंसी की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो कम हो रही है और हुई है। तो जाहिर है वो प्रेशर फिर आपके ऊपर आएगा, करेंसी के ऊपर आएगा, और फिर उसकी वजह से वो जो आपका एक्सचेंज रेट है
वो जो उसमें फिर ये इजाफा हो रहा है। तो इसमें अब हमें जो एक्चुअली देखना ये है कि अब हमने इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए या करेक्ट करने के लिए एक्शंस क्या लेने हैं, कैसे हम इसको मैनेज कर पाएंगे। बिकॉज जैसे मैंने बताया ना, जो मेन इश्यूज हैं, अब अगर हम उनको नहीं डील कर पाएंगे तो फिर हम इस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने दुरुस्त कहा कि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है और मुसलसल बढ़ रहा है। करंट अकाउंट सर हमारा मौजूदा 11 माह में $10.5 अरब का रहा है और पिछले साल के मुकाबले में ये 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा है। तो करंट अकाउंट जब तेजी से बढ़ रहा हो और उसका रिफ्लेक्शन हमें करेंसी में भी नजर आए, स्टॉक मार्केट में भी नजर आए, लोगों की ओपिनियन में भी नजर आए, तो आप समझते हैं कि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी शैटर हुआ है, उसके कॉन्फिडेंस को धचका पड़ा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल की वजह से भी इसमें स्पेकुलेशन कम है और रियलिटी की जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है। आप समझते हैं ऐसी बात है? बिल्कुल, देखें ना, बात तो मैंने जैसे की है। देखें, ये मसला ये है कि अब हमारी ओवरऑल जो पोजीशन है ना, इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस हद तक हम उसको मैनेज कर पाते हैं, प्लस माइनसेस जो चलते रहते हैं, तो उसी तरह से ये करेंसी वाली जो बात है, अब ये वही बात है कि हमारे पास पैसा है कितना, डिमांड कितनी आ रही है, कितना हमने मैनेज किया, तो फिर उसी तरह से वो मार्केट रेट्स विल गो अप एंड डाउन। तो यही चीज जो है अब वो उसकी वजह से अब ये जो चीज हुई है, इट इज, आई नो इट इज बिट अनफॉर्चुनेट, बट देन अब मसला तो जो असल है या जो रियल इशू है, देखना तो हमें उसको है ना, और फिर उसके लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो भी हम चेंजेस इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, those are the things that we should be looking at। मलिक साहब, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में, जैसे कि अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी कह रहे हैं कि जो माशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जो है वो शायद इस डायरेक्शन में मजीद जाए, ट्रेड डेफिसिट मजीद बढ़ रहा है, इसके अलावा दूसरे मसाइल भी हैं, स्टॉक मार्केट 6000 पॉइंट गिर गई है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेकुलेशन की वजह से ये तमाम चीज़ें होगी। मान भी लिया जाए कि स्पेकुलेशन हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उसी की वजह से हुई है। जो इकोनॉमिक जो वीकनेसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर रही थी, जो इन नंबर्स में हमें नजर आ रही है। देखो, जैसे कि उन्होंने कहा ना, लोग तो माशी तजदीयों को पढ़ते हैं और डेटा को पढ़ते हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट है वो है 46 बिलियन, इम्पोर्ट है, और आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 25 से कम हो गई 20 हो गई है, तो 18 है सर, 18.5 बिलियन। और इसी तरह आपकी वर्कर रेमिटेंस है, उसको आप प्लस करेंगे ना बीच में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे, तो जो ट्रेड गैप साल का बढ़ रहा है वो तकरीबन 10 अरब। सर देखिए ना, पहले करंट अकाउंट आया, उसके बाद आपका फाइनेंशियल अकाउंट आया, फाइनेंशियल अकाउंट ने एडजस्ट किया, बैलेंस डॉलर ही बनता है, जो जिसे हमें अरेंज करना है और क्या हमारे आगे क़िमत अमली क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है हुकूमत की। तो ज़ाहिर है हुकूमत नहीं चाहती। देखो, अगर आप देखें डिवैल्यू से मसला हल होता है, तो पाकिस्तान ने जब जरदारी साहब की हुकूमत आई थी तो डॉलर 60 रुपए का था, अब तक 100% बढ़ने के बाद एक्सपोर्ट तो आपकी वहीं खड़ी है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप जितने भी देखें 2060 में पाकिस्तान डॉलर 5 रुपए का था, और हमारा पाकिस्तान एक मिसाली शहर मुल्क कहलाता था। जर्मनी हमसे पीछे था, वियतनाम हमसे पीछे था, चाइना हमसे पीछे था, कोरिया हमसे पीछे था, और इवन मिडल ईस्ट वाले कहते थे काश हमारे शहर भी कराची जैसे हो सकते हैं। जर्मनी को हमने कर्जा दिया है, तो ये हालात थे। उस वक्त हमारे रुपया इतना कीमत 5 रुपए का था। तो मैं नहीं कहता कि रुपया वैल्यू एडेड करेंगे आप, तो आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, मैन पावर बढ़ाएंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, टूरिज्म को बढ़ाएंगे, तो ये चीजें पाकिस्तान को तरक्की की तरफ बात है ना। तो पिछले 4 साल में ये क्यों नहीं हुआ सर? यही बुनियादी इशू है। देखो, और है, देखो, आपको आलमी अदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मिसाली कंट्री में शुमार जो है, बड़ी मशतों में शुमार होने वाला है। आलमी अदारे कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, IMF कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम नहीं हो रहे, हम कह रहे हैं कि हम गलत है। हम अपने आप को खुद, सर हमें तो नंबर्स नजर आ रहे हैं, नंबर्स रिफ्लेक्ट करें। जी अनीस साहब, सर इस पे बात करें। देखिए, ये जो बात हो रही है ना, इसमें ये चीज़ है कि जो हमारा रिजर्व
जो बढ़ाए गए हैं ना, वो रिजर्व्स बढ़ाने का क्या तरीका था, उन्होंने बॉन्ड्स बेचे और जो एक तरह से लोन लेके वो रिजर्व्स हमारे बढ़े हैं। और जो डेफिसिट है हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की, वो तो ऑब्वियसली सामने है। तो ओवरऑल जो है वो हम बहुत मजबूत नहीं जा रहे, मगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक जो है हमारे डॉलर्स को मेंटेन किए हुए है, ताकि हमें जो है आगे इतनी परेशानी ना हो जैसे कि अब ये कल और आज में हुई है। अगर जितना डॉलर आपका डिवैल्यू होता जाएगा उतनी आपकी महंगाई बढ़ती जाएगी, और अगर इससे खाली एक्सपोर्ट बढ़ने की भी कोई फ़ायदा होता तो शायद हम उसको भी एग्री करते, लेकिन उससे एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा। तो यही वजह है कि हमें इसको मेंटेन करना है, और सीपैक से जो हमारे अगर डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में तो उसको हम कवर अप कर सकेंगे। दुरुस्त बात है। जी अब्दुल्ला साहब, आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पर हैं, ऑयल प्राइसेस कम हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये जो अनरेस्ट है, जो सूरत हाल हमें इस वक्त नजर आ रही है, ये पैदा होना कितना बड़ा खतरा है ये हमारे लिए? अब देखें, मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि बेसिकली हमारा जो मेन इशू है ना, वो हमारा जो ट्रेड गैप आ रहा है जिसमें कि इजाफा हुआ है काफ़ी, और अब उसके लिए हमें तो रिसोर्सेज चाहिए ना उसको मीट करने के लिए। अब फिर वो हम मैनेज करते हैं रिसोर्सेज, हमने कोई लोन लेना है या क्या करना है, तो फिर वो उसकी बेसिस के ऊपर ही ये जो डिटरमिन होगी कि फॉरेन एक्सचेंज का आपका रेट क्या होगा। तो अब ये बात जो है ना हमारे लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग है, और इट्स डेफिनेटली वो प्रेशर जो है ना, अभी जैसे हमने देखा है, वो प्रेशर जो है वो डेफिनेटली आएगा, और फिर अब हमने किस हद तक उसको मैनेज करना है, दैट विल डिपेंड ऑन हमारा जो भी रिसोर्सेज का एफर्ट क्या हो सकता है और क्या एक्चुअल होगा। सर, स्टेट बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और इसके अलावा इसहाक डार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। स्टेट बैंक कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि जो एक्सटर्नल इम्बैलेंस है वो ज्यादा जो है वो मुतासर कर रहा है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को, और लेकिन डार साहब कह रहे हैं कि उन्हें कोई खास वजह नजर नहीं आती। तो हाउ डू यू सी दिस? दो बड़े इदारे, फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिफरेंट व्यू है, स्टेट बैंक का डिफरेंट व्यू है, और रियलिटी ये है कि जो डॉलर है वो रुपए के मुकाबले में मजीद महंगा हो रहा है। एक्चुअली तो देखे ना, बात तो जो असली बात है वो जो स्टेट बैंक ने कहा है ना, आई एक्चुअली एग्री विद दैट, क्योंकि बात तो उसूली जो है वो तो एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड वाली बात ही है ना। तो अब हमारा गैप इज देयर, और अब अगर आपका गैप होता है और वो मेंटेन भी होता है या बढ़ता है आगे चलते हुए, तो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज द एक्चुअल जो उसकी जो एक्सचेंज रेट की जो बात है, तो वो तो उस पर आएगा, असर तो पड़ेगा। तो सर इसको मैनेज कैसे किया जाए? आप समझते हैं कि स्टेट बैंक मजीद पंप करेगा डॉलर्स मार्केट में, या लोकल बैंकों से खरीदेगा, क्या करेगा? हाँ, तो अभी यही होता है ना कि वो फिर स्टेट बैंक अपना कुछ ना कुछ उसको मार्केट में फेंकेगा, रिसोर्सेज लेके आएगा, ताकि वो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात हो। ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर उससे थोड़ा सा असर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला यूसुफ। ये अभी ऑप्शन क्या है हमारे पास? अब क्या स्टेट बैंक मजीद पंप करेगा मार्केट में ताकि जो सप्लाई है उसको दोबारा बहाल किया जाए और ये जो स्पेकुलेशन है उसको खत्म किया जाए? क्या स्टेट बैंक क्या करेगा? शार्ट फॉल नहीं है सप्लाई में, ये सब मतलब मैं कहता हूँ कोई शार्ट फॉल नहीं है। हुकूमत ने बड़ा सोच समझ से प्लानिंग की हुई है, सी पैक को मद्देनजर रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर पनामा का मसला नहीं होता तो आज इस वक्त 50 कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की तैयार है। पनामा लीक की वजह से लोग वेट एंड सी में आ गए, और मैं समझता हूँ ये जो आपने कहा स्टॉक गिरे हैं उसकी भी वजह भी पनामा लीक है। जो ही ये फैसला आ जाएगा तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हर मुल्क, इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह का ऐसा करम है, पाकिस्तान में हर मुल्क चाहता है कि सी पैक में शामिल हो सिवाय इंडिया के, और तमाम लोग एग्री हैं, और पाकिस्तान की बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। और मैं जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि जो इतना रेट गैप है इसको कवर कैसे? सर इस पे आते हैं जी। अनीस मजीद साहब, सर आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं, हमारी पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हम दोबारा डॉलर को 98, 96, 90 तक लेके जा सकते हैं? देखिए, ये इतना पीछे ले जाना तो अभी मुझे मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये है कि अगर इसी रेटों पे जो अभी 105 रुपये के लगभग जो रेट था इंटर बैंक, उसको अगर मेंटेन किया जाए तो फिर भी मुल्क के लिए अच्छा होगा।
लेकिन अगर हमारी इस स्टेबिलिटी के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी फिर हमारी स्टेबिलिटी की पोजीशन बनेगी। हमारा करंट जो डिफिसिट है वो कम होगा तो हमारे इनफ्लोज ज़्यादा होंगे, तो फिर हम उस पर पोजीशन में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा हुकूमत को पहली तवज्जो हमारी इकोनॉमी पे देनी है और एक्सपोर्ट पे देनी है। एक्सपोर्ट पे अगर वैल्यू एड पे और दूसरी वैल्यू एडेड चीज़ें एक्सपोर्ट करें, प्लस नई मार्केट टैप करें, नई आइटम्स टैप करें, ताकि ये है कि इस पर भरपूर तवज्जो अगर दी जाए तो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ सकता है। अब सी पैक पे हमने डिपेंड किया हुआ है। अब हम ये कहते हैं कि सी पैक्स में भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हमें तवज्जो देनी है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री ही ना बैठ जाए कि वो चाइना की इंडस्ट्री लग जाए, जो हमारी इंडस्ट्री है वो ना चल सके। तो उसको भी बड़ी अहमियत देनी है और उसको भी तवज्जो से काम करना है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। अगर वही चीज़ें चाइना बना के हमें पाकिस्तान में दे देगा तो फिर हमारी जो वही डिफिसिट तो डिफिसिट रहेगी। हमें चाहिए कि हमारी जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगे और उसको हम एक्सपोर्ट करें। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बराबर होगा। कल के दिन जो इंपोर्ट्स हुई हैं पाकिस्तान में, दालें, मसाला जात, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, उसकी कीमतें तो बढ़ गई होंगी। ऑफ कोर्स जो तो कल अब उसका खुमियाजा आवाम भुगतेगी। ऑफ कोर्स अगर कल जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स रिटायर किए होंगे उसमें जितना भी इजाफा होगा या तो वो इंपोर्टर बर्दाश्त करेगा या फिर वो अवाम पे जाएगा। तो इंपोर्टर तो पास ऑन करेगा। इंपोर्टर ऑब्वियसली पास ऑन करता है मार्केट में, क्योंकि जो भी रेट होते हैं वो इंपोर्टर जो कॉस्ट होती है अकॉर्डिंगली वो माल बिकता है और इसी तरह वो माल बिकेगा। और अनसर्टेनिटी से क्या होता है, देखिए अगर सर्टेनिटी हो या डॉलर में हमें पता चले कि हमारी रीवैल्यू होनी है, हमारा डॉलर अच्छा होने वाला है, तो ये जो बाहर पैसे चले जाते हैं, लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी ना करें, बल्कि जिनकी इन्वेस्टमेंट बाहर है और वो समझेंगे कि पाकिस्तान में अगर करेंसी अच्छी वैल्यू उसकी हो जाएगी तो वो बाहर ना रखेंगे बल्कि यहाँ ले आएंगे। तो हमारी हुकूमत को लोगों को एतमाद देना होगा कि हमारी करेंसी अब मजीद डिवैल्यू नहीं होगी। सर एतमाद कैसे आएगा? एतमाद सिर्फ स्टेटमेंट से आएगा? स्टेटमेंट से नहीं, प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट कोई इंप्रूवमेंट से आएगा। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट से आएगा और वो इंप्रूवमेंट आपकी फिगर्स जो आप बता रहे हैं वो फिगर्स अगर सही हुई, वो सब लोगों को पता होता है स्टेट बैंक की फिगर्स अगर वो इम्प्रूव्ड हुई तो ऑटोमेटिक सबको पता होगा कि अब हमारी पोजीशन बेहतर है। तो सर ये जो पैनामा का इशू है मलिक साहब, पैनामा में एक इन्वेस्टर को पता है कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो करप्शन के केस में वहाँ पर जवाबदेह है और जवाब दे रहा है और आगे जो है उसके खिलाफ भी फैसला आ सकता है। तो इर्रिस्पेक्टिव के इकॉनमी कहाँ खड़ी है, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ हैं, आप में कितनी सरमायाकारी आ रही है, सी पैक की अपडेट्स क्या हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना है। तो मजीद जो इन्वेस्टर जो है वो नई इन्वेस्टमेंट अगर ला रहा है तो वो होल्ड कर लेगा, वो नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट में उसकी सरमायाकारी है, वो अपना माल बेचेगा कि नीचे जब जाएगा तो मैं नीचे से दोबारा बाइंग कर लूंगा। तो सर ये इम्पैक्ट तो आना था फिर। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए हुआ ये है कि ये जो अभी पनामा केस है उसको ज़्यादा हाइप कर दिया गया है, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। देखिए एक चीज़ ये है कि अगर इन केस अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो आपकी कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट वही है और सारी पॉलिसीज वही हैं, उसमें आपका मार्केट में कोई ऐसी चीज़ कमी नहीं हो जाएगी, कोई बढ़ नहीं जाएगा। तो सिर्फ जो है ये हाइट क्रिएट की हुई है, उसमें कोई इतना आगे पीछे नहीं होना। अगर इन केस अल्लाह ना करे कोई ऐसा फैसला आता है कि जिसमें आपको प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो उन्हीं की पार्टी का कोई और बंदा विद सेम पॉलिसीज होगा, तो इसमें कोई और चेंजेस होनी नहीं चाहिए, मैं नहीं समझता। और अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो फिर तो कोई कुछ होना ही नहीं। बेहतर है कि एविडेंस दे दें बजाय इसके कि पब्लिकली टेलीविजन पर आकर आप जो है वो इदारों को मलाइन करें, आप शोर मचाएं। तो बेहतर ये कि आप एविडेंस प्रोड्यूस करें। देखिए अल्लाह खैर सलाह। वो एक चीज अलग पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, वो आप और हम डिसीजन नहीं देंगे, वो कोर्ट डिसीजन देगी। कोर्ट अच्छा बुरा जो भी डिसीजन देगी, मैं नहीं समझता कि डिसीजन से कोई इकोनॉमी में फर्क आने वाला है। इकोनॉमी कोई फर्क नहीं आएगा। जी मैं समझता हूं जो नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी है। सर मेरा सवाल ये है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फिर लानी पड़ेगी, सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट मैटर्स नहीं करती। देखो ला रही है हुकूमत, लेकिन हर आपकी जो है बिजली का शार्टफॉल कम हो गया है, बल्कि कमर्शियल जो सनती अदारों को 0 पॉइंट पे चली गई है। आपको मसला ये हो रहा है कि आप जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले आए हैं उसको टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं जो बात मैं कह रहा हूँ, आप पूरी बात आपने सुनी नहीं थी। हुकूमत को चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू एडेड में, हमारी जो काटन है हम नंबर 4 कंट्री में शुमार होते हैं और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, खाली धागा बना के बेच रहे हैं। तो हमें इसको अगर वैल्यू एडिशन में जाना, वैल्यू एडिशन में जाने से कि अगर हम कपड़े बनाते हैं
वही शर्ट जो धागा आप 1 रुपए का बेच रहे हैं वो आपका 200 रुपए में बिकेगा, और जो कि $1 बिलियन की हम बेच रहे हैं वो $4 बिलियन की बिक रही है। बांग्लादेश हमारे से, हम उससे सबक सीख लें जिसकी एक्सपोर्ट $36 अरब हो चुकी है। वियतनाम से सीख लें जिसकी एक्सपोर्ट $160 अरब हो चुकी है। थाई से सीखें जिसकी $231 अरब। सर यही तो सारा रोना है, हम इसी की तो बात कर रहे हैं कि 4 साल में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बजाय इसके कि बढ़ती वो गिरना शुरू होगी। जरदारी साहब के दौर में एक्सपोर्ट $24 अरब की थी 2012-13, जून 2012-13 में। आज 4 साल गुजरने के बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $18 अरब है। तो वैल्यू एडेड में जब तक नहीं जाएंगे, प्रोडक्शन हम नहीं जाएंगे, फिर तो हमारा कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दुरुस्त बात है। तो सर आप देखें ना, हमारे जो $30 अरब का जो खसारा है ये $20 अरब रह जाता। अगर आपने $10 अरब एक्सपोर्ट बढ़ा ली होती तो डायरेक्ट स्ट्रेट इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर आना था। हाँ, तो ये करंट अकाउंट ना होता। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे को वैल्यू एडेड में जाए, एक्सपोर्टर को, मैन्युफैक्चरिंग को सहूलतें दे। जो इन्होंने कहा है कि सी पैक में अगर हमारे इन्वेस्टर शामिल नहीं हो गया तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा है। और जो कि ग्वादर फ्री पोर्ट बनाया गया है उसमें पहले फेज पे जितनी भी कंपनी है उसमें पाकिस्तानी कंपनी को शेयर नहीं मिला अभी तक, तो मैं समझता हूँ फेज 2 में पाकिस्तानी कंपनियों को भी वहाँ जगह दी जाए। सर स्टेट बैंक कहता है कि पाकिस्तान का रुपया अभी भी जो है वो ओवर वैल्यू है, तो आप समझते हैं कि यहाँ डी वैल्यू करना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? पहले हम ये तजर्बा कर चुके हैं। मैं कह चुका हूँ कि हमारी जब भी देखो जब डॉलर का रेट 109 हुआ, इसाक डार साहब ने कहा कि ये 98 हो जाएगा, वाकई 98 हुआ। फिर उसके बाद अगला टारगेट 70 का था, यहाँ तक जाने की हमें उम्मीद थी, हो जाना था। लेकिन सारे एक्सपोर्टर जो जमा हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की कि आप इसको यहाँ कैप लगा दें। फिर उन्होंने कहा कि 2 साल बाद कहा जी आप 102 कर दें, फिर उन्होंने 102 किया। फिर रिक्वेस्ट की जी 106 तक ले, 105 तक कर दें। फिर 2 साल बाद 4 साल में 2 दफ़ा डिवैल्यू कर चुकी है ऑलरेडी गवर्नमेंट, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय कम हुई है। तो इसका मतलब है डिवैल्यू करने का एक्सपोर्टर क्यों सवाल उठाता है कि जी आप करेंसी गिराएं हमारी एक्सपोर्ट पर? फॉर द टाइम बीइंग ये मसला हो जाता है, उसी वक्त उसी साल कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर डिवैल्यू होता है तो जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना है उसी की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फिर आप वो कम्पिटिटिव नहीं रहते। तो इसीलिए हमारी यही एडवाइस है कि डिवैल्यू नहीं होना चाहिए, आपको इसी को मेंटेन करना चाहिए। अगर रीवैल्यू हुआ तो वो बहुत अच्छा है, जो आपकी बाहर इन्वेस्टमेंट है वो भी लोग बाहर अंदर आना शुरू कर देंगे। इससे पहले भी जब डीवैल्यू किया है हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, व्हिच मींस कि डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आप तो ज्यादा जो है वैल्यू एडिशन की तरफ बढ़ेगी, आप दूसरे सोर्स यूज आप नॉन टेक्सटाइल की तरफ जाते ही नहीं है, आप जो है वो दूसरी इंडस्ट्री डेवलप नहीं करते, और नए कारखाने नहीं खुल रहे, बिजली का रेट कम नहीं हो रहा, रीफंड्स का मसला है। तो ना रीफंड्स जो है वो उसका मसला हल हुआ है, ना हमने टैक्सेशन के मसाइल हल किए हैं, ना पॉलिसीज अच्छी की हैं, नई मार्केट हमने एक्सप्लोर नहीं की। तो एक करेंसी को डीवैल्यू करने से क्या होगा? इससे नुकसान ही नुकसान है। हमारे डेट बढ़ेंगे, हमारी इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को जितने भी हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के सारे टूल यूज करेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्ट, टूरिज्म, इस वक्त अमेरिका जो है साल में $220 अरब टूरिज्म में कमा रहा है। फ्रांस जो है वो तकरीबन $85 अरब कमा रहा है। चाइना जो है $110 अरब कमा रहा है। तो हमारी जो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हसीन तरीन कंट्री में शुमार किया है, और यहाँ टूरिज्म को अगर हम तरक्की देते हैं तो कोई वजह नहीं कि $4 से $5 अरब लेके आ सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो हमें अपनी मेन पावर जो है जो इस वक्त तकरीबन $18 अरब भेज रही है पाकिस्तान में, उसको हमने। सर ये मसला हल हो जाएगा? ये जो इस वक्त जो है वो अनसर्टेनिटी है, जो गैर यकीनी की कैफियत है सिस्टम के अंदर, स्टॉक मार्केट में भी, करेंसी मार्केट में भी, इसके अलावा मैक्रो साइड पर भी, इस्लामाबाद में भी आप देख रहे हैं, लाहौर में भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो ये खास तौर पर जो रिफ्लेक्शन है पूरे सिस्टम का वो आपका करेंसी में या स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में नजर आता है। तो ये अनसर्टेनिटी आपको खत्म होते नजर आ रही है? आ जाइए, जिस चीज़ का कहते हैं ना अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। यही कंट्री, यही लोग पाकिस्तान को तो कह रहे थे जी ये किससे टूटने वाला है। अल्लाह पहले से ज़्यादा तवाना है, पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत है, और पाकिस्तान को कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी सलाहियत दी है, अल्लाह के ख़जानों से भरा पड़ा है। तमाम मादनियान से हम नंबर 10 में है, सोने में हम नंबर 10 में है, सिल्वर में हम नंबर 10 में है, टूल में हम नंबर टॉप 10 में शुमार है, हमारी फौज टॉप 10 में शुमार है, एटमी में हम 6ठे नंबर पे हैं। हम कौन सी चीज़ में हम कम है? सिर्फ गुड गवर्नेंस आ जाती है, हम खुद एहसास कमतरी से निकल। सर यही तो बड़ा मसला है, ना पॉलिसी अच्छी करते हैं, ना अपने रिसोर्सेज से फायदा उठाना है हमने,
ना बेहतर तौर पर अकाउंटेबिलिटी रखनी है, ना ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ना बेहतर तौर पर तर्ज हुकूमत से ही आगे चलाना है, तो सिर्फ रिसोर्सेज आपको कुछ नहीं दे सकते जब तक आप उसका यूज अच्छा ना करें। तो हमने इन रिसोर्सेज का क्या करना है सर? असल में जब तक आप अपनी पॉलिसियां सही नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते, इदारों को स्ट्रांग नहीं करते, तो तब तक जो है आप अपने रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म में वो आपको कुछ नहीं दे सकते। छोटे छोटे मुल्कों ने भी अच्छी पॉलिसीज करके वो आगे निकल गए, आपके सामने मिसालें। तो आपको लगता है ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, ये करेंसी मार्केट? देखो जी बिल्कुल हाल जो हो गया क्या, कल 108.50 था, आज 106.50 हो गया, तो 2 रुपए गिर चुका है। और इंटर बैंक जो है वो 106 के करीब ट्रेड हो रहा है। अगर वो मजीद करते हैं तो कॉन्फिडेंस है कि मजीद ये इसमें गिरावट आएगी? हो सकता है। आज जो बैंकों की अभी मीटिंग हो रही है और स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री कहती है कि चलो जी 105 ने 106 पे इसको जाके हम लाख लगा देते हैं, ठीक है, तो वो उस सूरत में 107 तक ट्रेड होएगा। अगर वो कहते हैं नहीं जी उसी सतह पे वापस ले जाए, तो क्योंकि आज जो लो मारा है 105 का मारा है, इसका मतलब है अगर उसने डिवैल्यू होना था या डिमांड इतनी ज्यादा थी तो फिर 105 क्यों गया? ठीक है, इसका ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें स्पेकुलेशन हुई है। अनीस साहब लास्ट कमेंट, आप समझते हैं कॉन्फिडेंस बहाल होगा अगर डॉलर जो है वो दोबारा रिकवर करता है, या ये पैनामा के इशू, ये जो एक्सपोर्ट्स फ्रंट पर जो वीकनेसेस हैं, रिजर्व जो गिर रहे हैं, स्टॉक मार्केट जो गिर रही है, ये वाकई किसी वजह से गिर रही है या वहाँ पर भी स्पेकुलेशन चल रही है? देखिए जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, अगर ये इसहाकडार साहब और स्टेट बैंक गवर्नर जो आज मीटिंग हो रही है वो सारी चीज़ें अगर सेटल कर दें तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। जो बहुत अनसर्टेनिटी रही मार्केट्स में, बहुत अनसर्टेनिटी थी, तो ये पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि उसी को बहाल किया जाए। वही रेट्स अगर रहें, अगर रेट बढ़ के भी अगर उन्होंने सेटल किया फिर भी ठीक है, मगर फिर भी जो है आपकी महंगाई में इजाफा ही होगा। और दूसरा ये कि ओवरऑल जो दूसरे जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व होना है। और ये जो पनामा केसेस वगैरह जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमने उसको ज़्यादा अहमियत दे दी है, जबकि उसमें कोई इतनी चेंजेस नहीं। ठीक है नहीं साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। तो किसी भी मुल्क में जब तक अनसर्टेनिटी रहती है उसकी जो रिप्रिकॉशंस हैं वो ग्राउंड लेवल तक जाती हैं और आम बंदा भी फेस करता है। तो 3.5-4 रुपया जो डॉलर महंगा हुआ, उससे महंगाई में डेफिनेटली इजाफा होगा और एक दिन का इम्पैक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है जब तक उसकी जो अनसर्टेनिटी की जो कैफियत है वो ख़त्म ना हो जाए। तो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में मसाइल हल हों, लेकिन जब तक पैनामा का फैक्टर है, जब तक हमारे इकोनॉमिक मसाइल हल नहीं होते, तब तक जो है ये अनसर्टेनिटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकती। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बेहतर करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट, पाकिस्तान में सरमायाकारी और इसके अलावा जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, ये जब तक ठीक नहीं होंगे तो तब तक ना तो हमारा डॉलर जो है वो सस्टेनेबिलिटी दिखा सकता है और ना हमारी एक्सपोर्ट्स या पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो बेहतर तौर पर हो सकती है। सिर्फ सी पैक करने से मसाइल हल नहीं होंगे। सी पैक के जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम लेवल पर हमें यूज़ करना पड़ेगा और तमाम सूबाई हुकूमतों को, वफाक को मिल बैठ कर एक बेहतर इकोनॉमिक विजन में एक अच्छी डायरेक्शन में आगे चलना पड़ेगा। वो तभी होगा जब मिल बैठेंगे, जब पार्लियामेंट में अपना वर्जन देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो हमें लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, फ़िलहाल इंतशार हमें नज़र आ रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है।